तो बच्चों, कक्षा 11 विषय रसायन, इकाई 9 हाइड्रोजन और टॉपिक है कठोर और मृदु जल। तो कठोर जल ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स घुले होते हैं, कठोर जल कहलाता है। साबुन जो कि सोडियम स्टीरेट होता है, जब इसे जल में घोला जाता है तो यह स्टीरेट आयन देता है। स्टीरेट आयन देता है। कठोर जल में उपस्थित ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन स्टीरेट आयन से जुड़कर कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट बनाते हैं। इस प्रकार स्टीरेट आयन पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का अटैक हो जाता है और ये साबुन अपनी स्वच्छीकारक क्रिया नहीं करता। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट स्कम या प्रेसिपिटेट अवक्षेप कहलाते हैं। तो जिसे हम देसी भाषा में साबुन का फटना भी कहते हैं, वह यह होता है। इस प्रकार साबुन अपनी स्वच्छीकारक क्रिया संपन्न नहीं कर पाता। अतः हम कह सकते हैं कि कठोर जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। अब देखिए मृदु जल। मृदु जल ऐसा जल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट से मुक्त होता है, मृदु जल कहलाता है। मृदु जल में जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन से उत्पन्न स्टीरेट आयन तेलीय कचड़े से जुड़कर झाग बनाता है और पानी के साथ बहकर अपनी स्वच्छीकारक क्रिया संपन्न करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदु जल सफाई के लिए उपयुक्त होता है। इसके पश्चात जो जल की कठोरता है, ये दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता एवं स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या होती है? देखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण उत्पन्न कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसे अस्थायी कठोरता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सामान्य विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां दो हैं, जिसमें से पहली है उबालकर। जब कठोर जल को उबाला जाता है तो उसमें उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म होकर कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी गर्म होकर मैग्नीशियम कार्बोनेट में टूट जाता है।
ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अविलेय होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, जिसके कारण नीचे बैठ जाते हैं और जिसे अलग कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें तली में सफ़ेद कण जमा हो जाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ही होते हैं। इस प्रकार अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने की दूसरी विधि है क्लार्क विधि। अस्थायी कठोरता को दूर करने की दूसरी विधि क्लार्क विधि है। इस विधि में कठोर जल में अल्प मात्रा में चूना मिलाया जाता है। चूना जो कि जल के संपर्क में आते ही कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है। यह कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके पुनः कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इस प्रकार इससे भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से भी क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाकर उसे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर उसे दूर कर देता है। इस प्रकार अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि से भी दूर हो जाती है। तो ये दोनों विधियां हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने की। अब हम अध्ययन करेंगे स्थायी कठोरता का और उसे कैसे दूर किया जाता है। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण उत्पन्न होती है। चूंकि इन क्लोराइड और सल्फेट को सामान्य विधियों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, इनके लिए विशेष विधियां इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। स्थायी कठोरता को दूर करने की पहली विधि है धावन सोडा विधि। धावन सोडा विधि हम जानते हैं कि धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। जब धावन सोडा का इस्तेमाल कठोर जल में किया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड इससे क्रिया करके पुनः वही कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो अविलेय होने के कारण नीचे बैठ जाता है और 2NaCl। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं, यह भी धावन सोडा से क्रिया करके MgCO3 बनाता है, जो नीचे बैठ जाता है और Na2CO3 अलग हो जाता है, Na2SO4। तो इस प्रकार धावन सोडा विधि द्वारा स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। धावन सोडा, जिसे हम सामान्य भाषा में निरमा कहते हैं, आप देख रहे हैं कि कठोर जल में धावन सोडा कार्य करता है, जबकि साबुन कार्य नहीं करती। इसमें दूसरी विधि है स्थायी कठोरता को दूर करने की दूसरी विधि है कैल्गान विधि। सोडियम
हेक्सामेटाफॉस्फेट को कैल्गान कहते हैं। इसे इस सूत्र से भी प्रदर्शित करते हैं, Na2NA4PO3 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को ही कैल्गान कहते हैं। जब कठोर जल में कैल्गान मिलाया जाता है तो उसमें उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन कैल्गान से क्रिया करके सोडियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और इसके स्थान पर Mg आयन या कैल्शियम आयन आ जाते हैं। प्लस 4Na+, एक Mg+2 आयन या Ca+2 आयन दो Na+ आयन को विस्थापित करता है, क्योंकि इस पर एक धनावेश होता है और इन पर दो धनावेश होते हैं। इस प्रकार कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कैल्गान द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसमें अवशोषित हो जाने के कारण यह साबुन पर अटैक नहीं कर पाते और साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार कैल्गान विधि द्वारा स्थायी कठोरता को दूर कर दिया जाता है। तीसरी विधि है परम्यूटेट या जियोलाइट विधि। जियोलाइट विधि इसको अकार्बनिक आयन विनिमायक भी कहते हैं। अकार्बनिक आयन विनिमायक, तो देखिए जल योजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को परम्यूटेट या जियोलाइट कहते हैं। जलयोजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही परम्यूटेट या जियोलाइट कहते हैं। इन्हें सामान्यतः समझने के लिए NaZ से प्रदर्शित किया जाता है। NaZ से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें जो मुख्य आयन जो हटते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा वो Na ही होते हैं। शेष जियोलाइट का पोर्शन अप्रभावित रहता है। इसलिए कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन जब जियोलाइट से क्रिया करते हैं तो उसमें जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन कैल्शियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार कैल्शियम जियोलाइट और Na अलग हो जाते हैं। इससे आप देख रहे हैं कि जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन हट जाते हैं, उसके स्थान पर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं। इस प्रकार जियोलाइट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने साथ जोड़ लेता है ताकि वे साबुन से क्रिया ना कर सकें। तो ये थी तीसरी विधि। चौथी विधि है आयन विनिमायक रेजिन द्वारा।
आयन विनिमायक रेजिन। ये कार्बनिक आयन विनिमायक होते हैं। पिछली विधि अकार्बनिक थी, ये कार्बनिक आयन विनिमायक है। आजकल मुख्यतः इसी विधि का उपयोग कठोर जल को मृदु में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह विधि जियोलाइट और परम्यूटेड विधि से भी ज्यादा प्रभावी है। इसमें दो प्रकार के आयन विनिमायक होते हैं, धनायन आयन विनिमायक रेजिन और ऋणायन विनिमायक रेजिन। ये रेजिन जो धनायन विनिमायक रेजिन होते हैं, ये वास्तव में उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें SO3H या COOH समूह जुड़े होते हैं। ऋणायन विनिमायक रेजिन उच्च अणुभार वाले एमिनो अम्ल होते हैं जिसमें NH3OH समूह होते हैं। इस विधि द्वारा जल की कठोरता दूर करने के लिए कठोर जल को दो टैंक में से गुजारा जाता है। इन टैंकों में पहले में धनायन विनिमायक रेजिन और दूसरे में ऋणायन विनिमायक रेजिन भर दिया जाता है। ये रेजिन जल में अघुलनशील होते हैं, जल में विलय नहीं होते। जब कठोर जल इससे गुजारा जाता है तो कठोर जल में उपस्थित सभी प्रकार के आयन Ca+2, Mg+2, Na+ एवं अन्य जितने भी प्रकार के धनायन होते हैं, ये धनायन इस रेजिन में उपस्थित धनायन विनिमायक रेजिन में उपस्थित H+ को हटाकर उसकी स्थान पर जुड़ जाते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी धनायन, यहाँ M+ का तात्पर्य ये किसी भी प्रकार के धनायन है, ये धनायन H रेजिन से, H रेजिन मतलब धनायन विनिमायक रेजिन, H रेजिन से क्रिया करते हैं और उसके स्थान पर आ जाते हैं और M रेजिन में परिवर्तित हो जाते हैं और NaH+ वहां से निकल जाता है। H+ जल में मिल जाते हैं, उसके स्थान पर सारे धनायन रेजिन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो जल प्राप्त होता है उसमें H+ की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसके कारण वह अम्लीय स्वभाव का होता है। इस जल को पुनः दूसरे टैंक में, जिसमें कि ऋणायन विनिमायक रेजिन रखा हुआ है, अर्थात OH- रेजिन। तो अब विलयन में जल में उपस्थित समस्त ऋणायन से तात्पर्य है क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट या अन्य जितने भी प्रकार के ऋणायन होते हैं, वे सभी ऋणायन रेजिन द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और OH- बाहर हो जाता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सभी ऋणायन प्लस OH रेजिन, तो X रेजिन और OH- बाहर। इस प्रकार से प्राप्त जल अन्य सभी प्रकार के धनायन और ऋणायन से मुक्त होता है और
इस यहाँ उत्पन्न OH माइनस आयन जल में उपस्थित H प्लस आयन से जुड़कर उसे उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार प्राप्त जल, जो कि सभी प्रकार के धनायन और ऋणायन से मुक्त होता है, विआयनीकृत या विखनिजीकृत जल कहलाता है। इसे डीआयोनाइज्ड या डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं। इस प्रकार जल को शुद्ध करने की यह सबसे उत्तम विधि है। शेष अगली कड़ी में।